पिरामिड, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? गीजा के वो बड़े बड़े शानदार पिरामिड है ना। लेकिन उनकी कहानी असल में वहां से शुरू ही नहीं हुई। नहीं, उस सबसे पहले, उस सबसे अनोखे पिरामिड की कहानी वो शुरू हुई थी सक्कारा की रेत में। तो चलिए आज उसी पहले ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, ये कोई ऐसा वैसा पिरामिड नहीं है। ये है राजा जोसर का स्टेप पिरामिड। और इसकी खासियत ये है कि ये दुनिया में पत्थर से बनी पहली पहली यादगार इमारत है। आप सोच सकते हैं, एक ऐसा आइडिया जिसने आर्किटेक्चर और इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ ठीक ठीक शुरू क्या हुआ और क्यों? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक राजा की कब्र नहीं थी। नहीं, ये एक सोच थी, एक बहुत गहरा विश्वास था। और हाँ, एक ऐसे जीनियस का कमाल था जिसने हमेशा के लिए एक नक्शा तैयार कर दिया। तो आखिर कौन था वो, और क्या था वो नक्शा जिसने आने वाले हजारों सालों के पिरामिड बनाने की नींव रख दी? तो इस पूरी क्रांति के पीछे सिर्फ एक नाम है, इम्होटेप। और कमाल की बात यह है कि वो कोई शाही परिवार से नहीं था। एक आम इंसान जो सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर फिरौन जोसर का सबसे भरोसेमंद आर्किटेक्ट बना। और उसका काम इतना शानदार था कि सदियों बाद मिस्र के लोग उसे एक देवता की तरह पूजने लगे। सोचिए जरा। अच्छा, तो इम्होटेप के आने से पहले क्या होता था? तब राजाओं को मस्तबा में दफनाया जाता था। अब ये मस्तबा क्या है? बस यूं समझिए कि एक बड़ा सा सपाट छत वाला चबूतरा जो मिट्टी की कच्ची ईंटों से बना था। बस यही तरीका था। लेकिन इम्होटेप के दिमाग में कुछ कुछ बहुत बड़ा और कुछ ऐसा जो हमेशा के लिए टिके, वैसा बनाने का ख्याल चल रहा था। तो फिर इम्होटेप का जीनियस आइडिया था क्या? सुनने में बहुत सिंपल लगेगा, पर था एकदम क्रांतिकारी। उसने सबसे पहले तो मिट्टी को पत्थर से बदल दिया, ठीक है। फिर एक मस्ताबा के ऊपर उससे थोड़ा छोटा मस्ताबा रखा, फिर उसके ऊपर एक और छोटा, और बस ऐसे रखते रखते देखते ही देखते एक साधारण से डिजाइन से दुनिया के पहले स्टेप पिरामिड ने जन्म ले लिया। कमाल है ना? और इसका स्केल, मतलब इसका साइज कितना बड़ा था? सच कहूं तो होश उड़ाने वाला। 5 लाख टन से भी ज्यादा चूना पत्थर का इस्तेमाल हुआ था। और जब ये बनकर तैयार हुआ ना, तो ये उस जमाने की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि ये तो ताकत और कल्पना की एक जीती जागती मिसाल थी। लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर। सवाल ये नहीं है कि इसे कैसे बनाया गया। असली सवाल तो ये है कि इसे क्यों बनाया गया। क्योंकि ये सिर्फ एक कब्र तो बिल्कुल नहीं थी। ये तो अगले जीवन में जाने के लिए बनाई गई एक तरह की मशीन थी, एक पोर्टल। आपको पता है, इस पिरामिड के नीचे एक पूरी अलग ही दुनिया बसी है। कोई एक दो नहीं, बल्कि लगभग 6 किलोमीटर लंबी सुरंगें और 400 कमरे। एक ऐसी भूल भुलैया जिसे राजा के लिए पाताल लोक में एक आलीशान महल की तरह डिजाइन किया गया था। और फिर जमीन से करीब 90 फीट नीचे इजिप्टोलॉजिस्ट क्रिस नॉर्टन को एक और हैरान कर देने वाली चीज मिली। छत पर उकेरे हुए हजारों तारे। ये भी इम्होटेप का एक और कमाल का आइडिया था। सोचिए, मकसद ये था कि राजा भले ही जमीन की गहराइयों में दफन हो, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा सितारों से भरे आसमान को देख सके और अपनी अगली यात्रा पर निकल सके। अच्छा, अब एक और आर्कियोलॉजिस्ट हैं, कामिल कुराशकिविज। उन्होंने इस पिरामिड के चारों ओर बनी एक बहुत बड़ी खाई की जांच शुरू की, और उन्हें जल्दी ही ये एहसास हो गया कि अरे, ये सिर्फ पत्थर निकालने के लिए खोदा गया कोई आम गड्ढा नहीं है। नहीं, इसका मकसद तो कहीं ज्यादा गहरा था। और फिर उसी खाई से जुड़े एक सुरंग में उन्हें क्या मिला? लकड़ी का एक बहुत बड़ा हार्पून, मतलब एक भाला। अब जाहिर है, ये असली लड़ाई के लिए तो था नहीं, ये एक प्रतीक था, एक हथियार जो राजा के लिए रखा गया था ताकि वो अपनी दूसरी दुनिया की यात्रा में आने वाली किसी भी बाधा को पार कर सके। तो अब कामिल का जो सिद्धांत है ना, वो कमाल का है। उनका मानना है कि ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, जमीन के नीचे के उस महल से लेकर बाहर की इस खाई तक, ये सब दरअसल दूसरी दुनिया तक पहुंचने के रास्ते का एक 3D मैप था। सोचिए, पत्थर में तराशी गई एक पूरी की पूरी पवित्र यात्रा। तो अगर ये पिरामिड एक तरह का हार्डवेयर था, तो फिर इसका सॉफ्टवेयर क्या था? इसे चलाने वाले कोड्स कहाँ थे?
खैर, इसके लिए क्रिस्टल एल्वारेज जैसे आर्कियोलॉजिस्ट्स को बाद के पिरामिडों की दीवारों पर लिखे मंत्रों को पढ़ना पड़ा। इन्हें कहते हैं पिरामिड टेक्स्ट्स। पर एक दिक्कत थी। इजिप्ट जैसे राजाओं के पिरामिड में ये मंत्र, ये टेक्स्ट्स टूटे फूटे और अधूरे थे, बिल्कुल एक पजल की तरह जिसके बहुत सारे हिस्से गायब हों। लेकिन फिर उन्हें मिला पेपी II का पिरामिड, और वहां वही मंत्र एकदम सही सलामत पूरे के पूरे लिखे हुए थे। बस अब इन दोनों की तुलना करके वो उन खोए हुए मंत्रों का राज खोल सकते थे। और उन्हीं मंत्रों में से एक था फेरीमैन मंत्र। ये दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक लेखों में से एक माना जाता है। इसमें नेप्टी नाम के एक नाविक को आवाज दी जाती है, उसे पुकारा जाता है कि वो आए और राजा की आत्मा को पाताल की खतरनाक नदियों के पार ले जाए, सीधा सूर्यदेव रा के पास। तो इन मंत्रों को दीवारों पर लिखना एक तरह से राजा की सुरक्षित यात्रा का इंश्योरेंस था। तो एक तरफ तो पिरामिड के ये सारे रहस्य खुल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उसे बनाने वाला वो महान इमोटिप, उसका खुद का मकबरा एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ था। और आर्कियोलॉजिस्ट मिरोस्लाव बाटा की टीम सालों से सक्कारा में उसी की तलाश कर रही थी। और फिर एक दिन उन्हें एक शाफ्ट मिला, और ये बिल्कुल सही समय का था, मतलब चौसर के दौर का। खुदाई में इम्होटेप के जमाने के बियर के मर्तबान भी मिले, और शाफ्ट के बिल्कुल नीचे एक ताबूत, एक ऐसा ताबूत जो हजारों सालों से किसी ने नहीं छुआ था, एकदम बंद। सबकी सांसें थम गईं। क्या ये इम्होटेप था? लेकिन जब दीवारों पर लिखे नाम को पढ़ा गया ना, तो कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आ गया। ये इम्होटेप नहीं था, ये मकबरा था पतावेर नाम के एक और बड़े अधिकारी का। तो सवाल उठता है, कौन था ये पतावेर? वो इम्होटेप के लगभग 100 साल बाद आया एक और मास्टर क्राफ्ट्समैन था। मतलब जहां इम्होटेप ने पिरामिड बनाने का आइडिया दिया, वहीं पतावेर जैसे लोगों ने उसे सजाने और संवारने की कला में महारत हासिल की। तो ये खोज हमें क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि इम्होटेप ने सिर्फ एक इमारत नहीं बनाई, बल्कि उसने जीनियस लोगों की एक पूरी विरासत शुरू की थी। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। हम पहले पिरामिड के बारे में आखिर क्या कह सकते हैं? एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये सिर्फ पत्थर और गारे से बनी एक इमारत से कहीं कहीं ज्यादा था। जैसा कि आर्कियोलॉजिस्ट कामिल कुराशकिविट्ज कहते हैं कि इम्होटेप ने असल में अपने समय के सबसे गहरे धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों को पत्थर की भाषा में ट्रांसलेट कर दिया था। ये सिर्फ एक कब्र नहीं थी, नहीं, ये अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए बनाया गया एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम था। और इम्होटेप, उसकी खोज आज भी जारी है। और ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि मिस्र की इस रेत के नीचे और न जाने कितने राज दफन हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।